तो पाकिस्तान में जिस तरह हर सब्ज़ी में हर घर के अंदर आलू फिट कर देते हैं ना ज़बरदस्ती, हर सब्ज़ी के अंदर वो फिट बैठता है और पक भी जाती है। इस तरह हर सियासतदान अपने मंशूर का और अपने मंजन बेचने का इस्तेमाल करने के लिए इस्लामिक टच का इस्तेमाल ज़रूर करता है, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर ये टच मैंने ना दिया तो मैं जितना भी सही फ़ैसला कर रहा हूँ, मैं जितना भी साबित कदम हूँ, मैं जितना भी ऑनेस्ट हूँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बिकॉज इमोशंस हैव टू बी अपील्ड, अदरवाइज़ ये जो हर्ड है सारा, इसको समझ नहीं आएगी आप बात क्या कर रहे हैं। तो ये इस्लामिक टच की अगर हम तारीख़ आज एक्सप्लेन करें तो इसकी टर्म कहाँ से निकलती है वो शायद आपने मिस कर दी हो, तो आपको दोबारा रीविज़िट करवाते हैं कि ये टर्म किस अजीम हस्ती ने इंट्रोड्यूस करवाई है रिसेंटली। सुने ज़रा आप। सब थोड़ा इस्लामिक टच भी दे दें, की भी मिसाल दे दें। मैं हूँ तो अपने आप को आशिक रसूल कहता हूँ। मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फॉलोअर हूँ। तो खान साहब कंटेनर पर मौजूद थे और कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ने वाले कासिम खान सूरी डिप्टी स्पीकर साहब कान में आके कहते हैं, खान साहब थोड़ा इस्लामिक टच तो दें। कासिम सूरी को मालूम है कि अगर इस्लामिक टच मिस हो गया तो हमारा जो ये पैकिंग है सारी, जिसके अंदर रेवोल्यूशन भी शामिल है, जिसके अंदर जो है ना वो आगाज़ फैसल जावेद ख़ान की तिलावत से होता है और जिसके अंदर अजान भी दी जाती है, बाद में सलमान अहमद गाना भी सुनाता है, इब्रार भी गाना सुनाता है आके, और हकीकी आज़ादी का पैकेज मुकम्मल हो जाता है। तो ये सारी सूरत हाल देखते हुए उन्होंने कहा कि इस्लामिक टच मिस नहीं करनी है आपने। तो ये इस्लामिक टच आज से नहीं दी जा रही। दुनिया भर में अगर हम बात करें, फ्रेंच रेवोल्यूशन की मिसाल दे लें कि उससे पहले वहाँ भी इस्लामिक टच चल रही थी, उनकी रिलीजियस टच जो है, यानी कि क्रिश्चियनिटी की टच। और उसमें यह था कि जो सारी क्लर्जी थी वो अशराफिया के साथ मिल के अवाम को प्रेस कर रही थी। जैसे ही अपने राइट्स की बात करते थे तो वो कहते थे कि ये खुदा ने आजमाइश डाली है आप पे, आप ना उठें ना बात करें। तो 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से सेकुलरिज्म की बुनियाद पड़ना शुरू हुई और आहिस्ता आहिस्ता ये जो टच वाले हैं ना, इनको साइड पे करना शुरू किया। फिर नेपोलियन आ गया, वो दोबारा से कैथोलिक चर्च को ले आया वापस मेन स्ट्रीम के अंदर। बट 1905 के अंदर जो लॉज बने सेपरेशन ऑफ चर्च एंड द स्टेट वाले, उसकी बुनियाद पे जो पहले 3 आर्टिकल हैं फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के, वो अगर आप पढ़ें तो उसमें एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर को रिलीजन से सेपरेट किया है और इवन के पब्लिक सिंबलिज्म भी उसको अंडरमाइन किया हुआ है, ताकि ये तासुर ना जाए कि जो रियासत है वो किसी एक मजहबी फ़िरके, किसी एक मज़हब को सपोर्ट करती है। और इसको कहते हैं लाइसिटे, जो कि उनकी फ्रेंच सेकुलरिटी की पॉलिसी है। हमारे यहाँ पे क्या है, एंटी लाइसिटे। हमारे यहाँ पे ये है कि अगर आपने कारोबार करना है, डीलिंग किसी से करनी है, लेन देन के मामलात हैं, पैसे लेने या देने हैं, कोई चीज़ बेचनी है, सियासत करनी है, ब्यूरोक्रेट बनना है, फ़ौजी बनना है, कुछ भी करना है, कोई भी काम करना है, अगर उस पर मज़हब का इस्लामिक टच नहीं लगाओगे तो वो काम नहीं चल सकता। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर ऑनेस्टी की डेफिनेशन ये है कि कौन ज़ुबानी कलामी कितना मज़हब फ़रोश है, उसकी बेस के ऊपर हम मोरालिटी पे चेक करते हैं कि आया बंदा ठीक है या गलत है, अदरवाइज़ हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। सो वी नीड दिस इस्लामिक टच इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। अगर ये ना मिले तो हमारा जो दिमाग है ना, उसमें वो हार्मोन्स रिलीज़ नहीं होते जिसको हम देख के खुश हो जाएं और हम कहें कि वाह ये काम आपने ज़बरदस्त किया। मुझे भी बहुत से लोगों ने बड़ी दफ़ा कहा कि आपकी बातें बड़ी ठीक होती हैं लेकिन इस्लामिक टच आप नहीं देते, पूरी वीडियो में इस्लामिक रेफरेंसिंग नहीं होती है आपकी। तो मैं कहता हूँ कि भाई, पॉलिटिक्स को, कंटेम्प्रेरी अफेयर्स को, फ़िलासफ़ी को रिलीजन से सेपरेट करके भी किया जा सकता है। और इस पर मेरे किरदार के ऊपर कोई सवाल नहीं आना चाहिए कि मैं क्यों ये बात नहीं कर रहा, जस्ट बिकॉज यू आर एडिक्टेड टू लिसनिंग टू दैट। इसीलिए आप हर एक से ये डिमांड करते हैं कि ये इस्लामिक टच किधर है, ये होना चाहिए। तो आज ज़रा इस इस्लामिक टच की तारीख़ पढ़ते हैं। पहली बात तो ये है कि जना साहब ने फरमाया था कि ये मुल्क हमने इसलिए लिया है कि ये लेबॉर्ट्री होगी इस्लाम की, जहाँ पर मुख्तलिफ़ तजुर्बात किए जाएँ। तो उसी पे अमल करते हुए हमारे सारे सियासतदान जो तारीख़ में आए हैं, उन्होंने इस लेबॉर्ट्री में अपना अपना फार्मूला मिक्स किया है और उससे बाद में ऐसे धमाके हुए हैं कि अभी तक ये लेबॉर्ट्री में धमाका खेज़ मवाद जो है वो मौजूद है और हर कोई आके उसको अपनी अपनी आग लगा के जला रहा है। तो आगाज़ होता है जी करारदाद मकासद से, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से, और मुल्क बनने के ऐन 1-2 साल बाद ही वो मंजर आम पे आ जाती है। और उससे पहले वही जो राइट विंग था जो कह रहा था कि पाकिस्तान की तहरीक ही जो है ना वो गैर इस्लामी है, क्योंकि इस्लाम के अंदर तो एक आलमगीरियत है, वो तो एक बॉर्डर के अंदर कन्फाइन हो ही नहीं सकता। वही आके ठेकेदार बन गई पाकिस्तान की और उन्होंने पाकिस्तान की सारी जो उससे पहले की डायरेक्शन, जो कुछ लोग कहते हैं, जिससे मैं तो मुतफिक नहीं हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि सेकुलरिटी, कोई सेकुलरिज्म का भी जो है वो ख्याल था 11 अगस्त की स्पीच देख के, तो उसको उन्होंने मलियामेट कर दिया। और उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो फिर इस्लामिक टच की एक ऐसी तारीख शुरू होती है कि टच दिए बगैर किसी का काम चलना ही बंद हो गया। 1956 में
जो कॉन्स्टिट्यूशन आया और उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया और उसके अंदर जो है वो इस्लामिक स्टेट का लफ्ज़ ऐड हो गया। और उसके फ़ौरन बाद हमने देखा कि अयूब खान साहब जो उस दौर में हुक्मरान थे, उन्होंने कुछ कोशिश की कि हम जो है ना वो थोड़ा सा सेकुलर प्रिंसिपल की तरफ जाएं। उन्होंने फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस भी पास किया जिसके तहत ख़वातीन की शादी की उम्र 16 साल कर दी। तो सारे मौलाना हजरात सड़कों पे आगे कि ये आप कैसे कर सकते हैं। 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन आया उसमें पाकिस्तान का नाम क्या था, रिपब्लिक, यानी कि रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो उसमें से इस्लामिक निकल गया। अब यानी कि ये 56 से लेके 62 तक पाकिस्तान मुसलमान रहा, उससे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन था ही नहीं ना। तो ये 6 साल पाकिस्तान ने इस्लाम कबूल किया, 62 में पाकिस्तान ने कहा मैं आज से मुसलमान नहीं हूँ, रिपब्लिक। इस पर अब शोर शुरू हो गया। तो भुट्टो साहब आगे आए जो कि सोशलिस्ट थे, जो कि बड़े फॉरवर्ड थिंकिंग थे और कुछ लोग कहते थे ये मार्क्सिज्म से इन्फ्लुएंस्ड है इनकी थॉट जो है। उन्होंने कन्विंस किया अयूब साहब को कि अयूब खान साहब आपने तो इस्लामिक टच ही नहीं दिया, इस्लामिक टच के बगैर आप यहाँ पे कैसे सोच सकते हैं। तो पहली अमेंडमेंट 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो हुई वो ये थी कि नाम बदल के इस्लामिक रिपब्लिक कर दिया गया फॉर द सेक ऑफ द क्लर्जी एंड देयर अपीजमेंट। इस तरह तो आप मेरे पे ये इल्ज़ाम लगाएंगे कि मैं तमाम जो कानून साजी मजहबी बुनियादों पर होती है उसको इस्लामिक टच कह रहा हूँ। नहीं, मैं सिर्फ इस्लामिक टच उस चीज़ को कह रहा हूँ जो कि आवाम की खुशनुदी, उनको बेवकूफ़ बनाने, उनको पागल बनाने और अपने इक़्तिदार को तवील करने के लिए सियासी हथकंडे के तौर पे मज़हब का इस्तेमाल, वो है इस्लामिक टच। आगे ये हुआ कि फ़ातिमा जना साहिबा जो कि मादर मिल्लत हैं और जना साहब की हमशीरा थीं, उनके ख़िलाफ़ इस इस्लामिक टच का इस्तेमाल अयूब खान साहब ने शुरू कर दिया जो कि सेकुलर थे, सो कॉल्ड। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने सेकुलर काम किए, लेकिन परसेप्शन वो बनाई गई कि ये तो सेकुलर आदमी हैं। तो खैर उस सारी सूरत हाल को देखते हुए इल्ज़ाम क्या लगे फ़ातिमा जना साहिबा पे कि ये तो शादी नहीं करती, इन्होंने शादी क्यों नहीं की, अब तक सिंगल क्यों है, ये बताएं, ये तो इस्लामी रियासत को लीड करने के लिए वैसे ही अहल नहीं है। दूसरी बात, ये खातून है, इनको तो समझ ही नहीं आएगी कैसे मुल्क के मामला चलाने हैं, खातून तो बेवकूफ़ होती है। तो इस्लामिक टच के पहले पहले हमने उस टाइम ये देखे इस्तेमाल जो है ना वो किए गए फ़ातिमा जना साहिबा के ख़िलाफ़। वही फ़ातिमा जना जो कि पाकिस्तान की आज़ादी की तारीख में पेश रहीं और इस्लाम के नाम पे उन्होंने मुल्क लिया, उनके ख़िलाफ़ पहला इस्लामिक टच का इस्तेमाल हुआ। तो सबसे पहले जना साहब के ख़िलाफ़ इस इस्लामिक टच का इस्तेमाल हुआ जब उन्हें सारी जो राइट विंग थी, जिसमें मौदूदी साहब भी शामिल थे और लोग शामिल थे, उन्होंने काफिर करार दिया। उन्होंने ये कहा कि ये गैर इस्लामी तहरीक है, इस्लाम को नुकसान पहुँचा रहा है। वही इंसान जो इस्लामी रियासत की जद्दोजहद का हिस्सा था। उसके बाद फ़ातिमा जना साहिबा यानी कि बानियान पाकिस्तान भी इस्लामिक टच के वार से महफूज नहीं रहे। आगे बढ़ते हैं तो बारी आती है भुट्टो साहब की। अब भुट्टो साहब काबीना का हिस्सा थे अयूब खान साहब की, और इसके साथ साथ उनके बहुत से अफेयर्स रन करते रहे हैं। 65 के इलेक्शन की बात कर लें और चीज़ें देख लें। तो जब उनकी अलहदगी हुई अयूब खान साहब से और याया साहब आ गए तो अपनी पार्टी बनाई उन्होंने, पीपल्स पार्टी। और जब उसके बाद में इक़्तिदार में आए तो इक़्तिदार में आने के बाद जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें इस्लामिक सोशलिज़म की फ़िलासफ़ी का इस्तेमाल किया। अब बहुत से जो लेफ़्ट के उनके लोग जो उनको सपोर्ट करते रहे थे पहले, उन्होंने एतराज़ किया कि भुट्टो साहब हमें आप लेफ़्ट का चूरन बेचते रहे हैं, हमें आप ये कहते रहे हैं कि हम लेफ्टिस्ट हैं और हमारी वो सोशलिस्ट मार्क्सिस्ट आइडियल्स होंगे और हम स्टेट को मजबूत करेंगे, रोटी कपड़ा मकान की बात करेंगे, आपने इस्लामिक सोशलिज्म कहाँ से ये आ गया। तो फिर भुट्टो साहब ने कहा कि बेटा टच अगर नहीं देंगे तो चल नहीं सकते, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने सोशलिज्म को इस्लामिक सोशलिज्म की पैकिंग में बंद किया और बेचना शुरू कर दिया। तो उसके बाद में हमने देखा कि भुट्टो साहब ने कहा कि 56 और 62 के कॉन्स्टिट्यूशन में इस्लामिक टच की कमी है, क्यों ना मैं इसमें ज़्यादा मिकदार थोड़ी सी बढ़ाऊँ। तो उन्होंने 10-15 चम्मच और फेंके अंदर और अच्छी तरह घुमाया उसको, और फिर बना 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें उन्होंने जो अयूब साहब के कॉन्स्टिट्यूशन में एक गुंजाइश थी किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी के बंदे की हेड ऑफ स्टेट बनने की, इस तरह से कि स्पीकर नेशनल असम्बली जो था वो गैर मुस्लिम भी हो सकता था, और जब इंटरिम इलेक्शन आता है तो वो वज़ीर आज़म में एलिवेट हो सकता था। तो इसीलिए वो तरीक़ाकार था एक कि चाहे वो इंटरिम गवर्नमेंट में ही सही, लेकिन एक गैर मुस्लिम कभी तो बन सकता है ना रियासत का सरबरा। हिंदुस्तान में हम यही कहते हैं कि वो फाशिस्ट रजीम है बड़ी, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि वहाँ पर मुसलमान प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और अब भी गुंजाइश है, हिंदू होना लाजिम नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने आके उसकी भी कदगन लगा दी और एक कम्युनिटी को वैसे ही एक्सकम्युनिकेट कर दिया कि तुसी ते उंजी फारग होना, तुसी ते बाहर जाओ। ये वो साहब हैं जो फॉरवर्ड थिंकिंग थे, ठीक है। और
उसके बाद में क्या हुआ जी, जो अपने जलसों में एतराफ़ कर चुके हैं कि मैं शराब का इस्तेमाल कर चुका हूँ, उन्होंने ही शराब पे बैन लगाया और उन्होंने कहा आज से जुमे की छुट्टी करें सारे। क्यों? इस्लामिक टच। क्योंकि अगर इस्लामिक टच नहीं देंगे तो फिर किस तरह से रीब्रांडिंग होगी, और अवाम अगर ये सोच बैठे कि ये इंसान जो है वो टच नहीं दे रहा पूरा, तो फिर उसको तो वोट नहीं मिलेगा। तो उन्होंने पूरी कोशिश की कि मेरे ख़िलाफ़ जो मौलवी हजरात हैं, राइट विंग की पार्टियां हैं, ये मेरे से खुश हो जाएं, और उसके लिए जो उनका हो सका ना उनसे उन्होंने वो किया। मजहबी लेजिस्लेशंस की, सारा कुछ करके देख लिया, लेकिन हमेशा से इस चीज़ का रिज़ल्ट यही निकलता है कि आप उन्हीं लोगों के हाथों घसीटे जाते हो जिनको आप खुश करते हो। और भुट्टो साहब को भी वैसे प्राइम इंटेलिजेंस होने के बावजूद इस बात की समझ नहीं आई, और जो उनके खिलाफ तहरीक चली 77 के इलेक्शन को रिग करने के इल्ज़ाम पर, पीएन ने, पाकिस्तान नेशनल अलायंस जिसको 9 सितारे भी कहते हैं, वो सारी पार्टियां कौन थीं और वो क्या बन गई कल को जाके? तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा। तो तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा की जो तहरीक थी, उन्होंने भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई। ज़िया साहब ने उसी का जवाज़ बना के मार्शल लॉ लगाया कि बड़ी बदअमनी फैल गई है मुल्क के अंदर, और उसी भुट्टो को टांग दिया जो कि उन्हीं लोगों को खुश करने के लिए इस्लामिक टच दे रहा था। फ़ायदा क्या हुआ? ज़ीरो। उसके बाद में तो ज़िया साहब आ गए, और ज़िया साहब के आने के बाद तो टच का अंबार ही लग गया ना। वैसे टच पाकिस्तान में किसी और चीज़ को कहते हैं, लेकिन चलो। तो उससे ये हुआ कि इतना ज़्यादा टच का डोज़ बढ़ा दिया उन्होंने, डोज़ इतनी ऊपर चलेगी कि अवाम वैसे ही ओपीएम ऑफ द मैसेज वाली बात है ना, हाई हो गए। और उन्होंने रेफरेंडम करवाया पहला मार्शल लॉ के बाद। उसमें सवाल क्या करते हैं, क्या आपको पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम चाहिए या नहीं? लोगों ने 98% लोगों ने उनके मुताबिक आगे से कहा हाँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर मैं इधर ही हूँ, फिर मैं ही, हाँ तुसी सारे जाओ कार। उसकी वजह यह है कि अगर आपको इस्लामी निज़ाम चाहिए तो वो तो सिर्फ मैं दे सकता हूँ आपको। तो फिर उन्होंने ऐसा टच दिया कि आज तक उस टच से जो है ना हमारा अंग अंग जो है मुतासर है। अभी इस मुल्क का सोशल फैब्रिक, पॉलिटिकल फैब्रिक, किसी की भी आप बात कर लें, उसमें आपको ज़िया साहब का टच अब भी दिखाई देगा और आमेज़िश उसकी होगी। तो उसके बाद में अमेरिकियों से डॉलर पकड़ना शुरू किए और अच्छे खासे पैसे लिए, 5-6 अरब डॉलर लिया उनसे मुजाहिदीन को ट्रेन करने के लिए। डॉलर डाला जेब में। CIA के लोग यहाँ पर आके हमें क्या बता रहे थे कि उठो लड़ो जाके अफ़गानिस्तान में, तुम्हारे भाई जो है ना वो बहुत ख़तरे में हैं, और उनको बचाने के लिए तुम्हें इस इस्लामिक टच पे लबैक कहना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर वहाँ पर ना गए तो उनको वो मार देंगे और वो यहाँ आ जाएंगे। और इस तरह का जवाब पेश किया तो सब ने कहा कि बस जिंदाबाद, सही कह रहे हो। CIA के साथ मिल के ज़िया साहब ने, ठीक है, ये इस्लामिक टच के जवाज़ पे हमारे बच्चों को वहाँ पर मरवाया, लड़वाया। आज तक उसका गंद हम साफ़ नहीं कर सके। रेफ्यूजीज़ आज भी यहाँ बैठे हुए हैं, और आज तक यहाँ पर वो जो पेरोकियलिज़म है वो चल रहा है। तो इसके बाद जी इमर्ज करते हैं नवाज़ शरीफ साहब। 2013 में गालिबन कहा था कि जी पाकिस्तान को लिबरल पाकिस्तान बनाना है हमने। तो जब 90s की सियासत होती है तो वो इस इस्लामिक टच को अपने गले का हार बना के पहनते हैं और बीबी के ख़िलाफ़ खुला इस्तेमाल करते हैं इसका। वो जहाज़ से तस्वीरें फेंकवाने वाली जो बात है, बेशक वो किसी और ने करवाई, नवाज़ शरीफ साहब ऑन बोर्ड थे। इस्लामी जमहूरिया इत्तेहाद IJI जो बनता है उसमें नवाज़ शरीफ साहब उसके वज़ीर आज़म थे ना 90s में, जो पहला वजारत उज़्मा इनको मिली थी उसकी बेस पे मिली थी। तो उस पर क्या हुआ कि ये सारी जो एजेंसियों की उनको सपोर्ट मिली, जो मेहरान बैंक स्कैंडल भी है, आप पढ़ सकते हैं इसको, IJI स्कैंडल जो है, तो उन्हीं के पैसों पे ये आकर बने। और ज़िया साहब की कब्र पे जाके इन्होंने नारेबाजी भी की। बेनज़ीर को कहा अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाली औरत है ये। और बेनज़ीर को ये भी फरमाया गया, फजलुर रहमान साहब कहते रहे और बड़े लोग कहते रहे इस्लामिक टच की बेस पे कि ये तो औरत है, इसको तो महीने में 7 दिन समझ नहीं आएगी करना क्या है, तो इसीलिए ये तो नहीं वज़ीर आज़म बन सकती। और इस बुनियाद पे बेनज़ीर के साथ भी वही किया जो फातिमा जना के साथ किया था। किस बुनियाद पे? इस्लामिक टच की बुनियाद पे। और आगे सुनिए, उसके बाद में अगले टेन्योर में नवाज़ शरीफ साहब ने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन आइनी तरमीम के तहत अमीरुल मोमिनीन डिक्लेयर करवाने की कोशिश की, जो कि नहीं हो सका, ठीक है। और उन्होंने जीन्स पहनने पे TV के ऊपर पाबंदियां लगा दी, बड़े बाल नहीं रख सकते, कल्चर ख़राब हो रहा है, वही सारी चीज़ें जो टच अभी खान साहब पिछले 3 साल देकर गए हैं ना, कि जी मोबाइल यूज़ करने से फाशी बढ़ जाती है, इसी वजह से हमारी कौम ख़राब हो रही है, फैमिली सिस्टम तबाह हो गया है। ठीक है भाई, फैमिली सिस्टम तबाह हो गया, खुद आप जो है ना वो चलें छोड़ें। उसी नवाज़ शरीफ जिसकी बात जो है वो हो रही है, उसका भी टाइम आता है आगे जाके ये कि जब TLP का धरना होता है तो इसी इस्लामिक टच को उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है, जो 90s में इसी इस्लामिक टच को बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे थे।
तो अब लेसन आपको कंसिस्टेंटली मिलता जाएगा कि जो जो इस्लामिक टच का इस्तेमाल करता है पॉलिटिक्स में, एक दिन आता है कि उसके खिलाफ भी इस्तेमाल होता है, लेकिन सबक कोई हासिल नहीं करेगा। ठीक है, तो IJI वाला नवाज शरीफ और वो सब करने वाला नवाज शरीफ, जिसने बेनज़ीर को इस बात पे रिजेक्ट करवाने की कोशिश की कि ये औरत है, इसके अलावा ये इस्लामी लेजिस्लेशंस नहीं करते, मैं बहुत अच्छा मुसलमान हूँ, उसके ऊपर वो दिन आए कि तहरीक लब्बैक की जो ताकत थी वो इस्टेब्लिशमेंट ने खड़ी की, पंजाब में 30 सीटों का नुकसान पहुँचाया, धरने करवाए, वहाँ पे पैसे बांटे गए और उस बुनियाद पे बांटे गए कि ये दुश्मन है इस्लाम के, ये ऐसी लेजिस्लेशंस कर रहे हैं जिससे मुसलमानों का नुकसान हो रहा है। और उसकी हुकूमत के अंदर, नवाज शरीफ की हुकूमत में 13 से 18 के दरमियान बड़े ऐसे एहतजाज हुए जिसमें मोटरवे पे आग लगी, लोगों को मारा गया, जल से जुलूस किए गए। इसीलिए किए गए क्योंकि लोगों का यही कहना था कि ये इस्लामिक टच सही से नहीं दे रहा। मुशर्रफ साहब की अगर आप बात करें तो वो भी सेकुलरिज्म का जो है वो टॉर्च बेरर उनको लोग कहते हैं, फॉल्सली क्लेम करते हैं और कहते हैं कि जी एनलाइटेंड मॉडरेशन की ये बात कर रहा था और इसने पाकिस्तान में सेकुलरिज्म फैलाना था और इसने असल में जुनूनियत जो थी मजहबी उसको कम करना था, इसीलिए ये आया था, लेकिन वो नहीं हो सका। तो उनके लिए भी अर्ज़ है कि आप पूरे खैबर पख्तूनख्वा में देख लें कि मुशर्रफ साहब ने क्या किया, कि MMA की तहरीक को कितना सपोर्ट किया और वहाँ पे MMA की तहरीक आने के बाद जितनी सीटें मजहबी जमातें जीती, पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं जीती वहाँ पर। और उस सब को देखते हुए भी कुछ लोगों का यही कहना है कि जी मुशर्रफ साहब ने सेकुलर काम किए तो वो भी इस्लामिक टच देने में मसरूफ़ थे भाईजान, अदरवाइज़ उनको भी मालूम था कि यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। आगे आ गया इमरान खान साहब। अब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इस्लामिक टच कैसे इस्तेमाल हुआ? जमाइमा खान जो उनकी बीवी थी, उनके ख़िलाफ़ सारी कैंपेन जो चली वो इसीलिए चली कि ये यहूदी औरत है, तो इसी इस्लामिक टच का बेदरेग इस्तेमाल हुआ उसके ख़िलाफ़ और इतनी डेफेमेशन हुई कि खान साहब ने कहा कि हमारी शादी तुड़वाने का बेसिक जो पॉइंट था ना वो यही था कि उस पर इतने हमले हुए कि मैंने उसे कहा यहाँ से चली जाओ तुम, और हम इकट्ठे नहीं रह सके, इसीलिए डिफरेंसेस आए और मैंने डिवोर्स दे दिया। तो एक ऐसा बंदा जिसका घर ख़राब हुआ इसलिए कि लोगों ने उसको इस बात पे एक्यूज़ किया है कि तुम्हारी बीवी यहूदी है, तुम यहूदी एजेंट हो, जो फजलुर रहमान ने भी कहा, नून लीग ने भी कहा, सब ने उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। मार खा ली उसने इस्लामिक टच की। जब वो बना वज़ीर आज़म तो उसने क्या क्या करना शुरू किया, उसने 5वें गियर में इस्लामिक टच की गाड़ी को चलाना शुरू कर दिया। ठीक है, उसने ये बताया कि रहमतुल आलमीन अथॉरिटी बना दूंगा, अल कादर यूनिवर्सिटी बना दूंगा, इसके अलावा मैं सूफिज़म की जो है ना वो साइंस से मिक्स करने का प्रोजेक्ट लेकर आ रहा हूँ, सिंगल नेशनल करिकुलम में मदारस से ज़्यादा कोर्स इंट्रोड्यूस करवा दिया मॉडर्न स्कूल्स के अंदर। ठीक है, उसके साथ साथ उसने क्या किया कि ये कहा कि जी मैं असल में रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ और मैं ये बना के दिखाऊंगा आपको। ठीक है, इसके अलावा अर्तुगुल बार से वो लेकर आया कि ये हमारी असल तारीख है, जो तुर्क जंगजू एक दूसरे के गले काट रहे थे उस दौर में, वो हमारी तारीख है, वो तारीख जो कि फ़िक्शनल है, जो उस ड्रामे का अपना प्रोड्यूसर कहता है कि ये फ़िक्शनल ड्रामा है भाई, 20 सफ़ों की तारीख नहीं है इसके ऊपर। ठीक है, इसमें मेरी वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो उसने हर चीज़ के अंदर इस्लामिक टच का आगाज़ कर दिया। हेलीकॉप्टर में बैठे नमाज़ पढ़ रहे हैं, उसकी वीडियोस ट्विटर पे आ रही हैं, हर जगह पे वही काम हो रहा है। तारिक जमील साहब को मेन स्ट्रीम में ले आए और पूरी कोशिश की कि इस्लामिक टच का पूरा इस्तेमाल करें। और 1 महीने पहले की बात है, अभी जब गोली लगी खान साहब को एलिजिडली, तो उस पर जिस शख्स ने गोली मारी उससे भी इस्लामिक टच का जवाज़ इस्तेमाल करवाया गया। और वो क्या कह रहा है कि ये जलसे के वक्त म्यूज़िक चला रहे थे और उस टाइम अजान हो रही थी इसलिए मैंने मारा इनको। अब वो गलत है, मुझे मालूम है कि वो सारी मेड अप स्टोरी है, बट इस्तेमाल किस चीज़ का हुआ? लोहा लोहे को काटता है, तो उसी चीज़ का इस्तेमाल किया जिस चीज़ को आप ख़ुद बेच रहे थे। तो ये थी पाकिस्तान में इस्लामिक टच देने की तारीख़। और अगर आपको लगता है कि इस तारीख़ का इख्तिताम हो चुका है तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, ये हमेशा चलती रहेगी। परवेज़ इलाही साहब को आप देख लीजिए, उनके पास मजहबी लेजिस्लेशंस करने के अलावा कोई काम ही नहीं है। ये आवाम को बेवकूफ़ ऐसे बनाते हैं कि अगर मुझे कुछ मैनेज नहीं करना आता, मैं आके एक लॉ पास कर दूं कि हर कोई 5 वक्त नमाज़ पढ़ेगा, सब खुश हो जाएंगे। कोई पूछेगा ही नहीं कि भाई हुक्मरान की ड्यूटी क्या है, भाई तुमने मैनेज कैसा किया है, टैक्स कितना कलेक्ट किया है, इकॉनमी को कैसे रिफॉर्म किया है, लॉ एंड ऑर्डर पे क्या काम किया है, सब भूल जाएंगे भाई। सिर्फ ये पूछेंगे टच दिया या नहीं दिया। तो ये टच जो है ना पाकिस्तान को, वैसे हमें दूसरा टच चाहिए था डब्बे वाला, क्योंकि आबादी बहुत बढ़ रही है पाकिस्तान की, बूम हो रहा है, लेकिन हमने ये वाला टच लेना ज़्यादा जो है ना वो कबूल कर लिया। और उसकी वजह से ये हो रहा है कि आप सदियों से जो है ना इस खित्ते के अंदर देख रहे हैं कि बेवकूफ़ हम बनते आ रहे हैं। इससे पहले हम खिलाफत मूवमेंट में बेवकूफ़ बन रहे थे, पार्टीशन से पहले जब आज़ादी की बात करनी चाहिए थी तो हम तुर्कों की बात कर रहे थे यहाँ पे,
और अब हम इस बात पे बेवकूफ़ बन रहे हैं कि कौन कितना इस्लामिक टच दे के हमें खुश करता है या नहीं करता। तो बात यह है कि जब तक आप सियासत में इस इस्लामिक टच को होता हुआ देख रहे हैं, वो इसीलिए देख रहे हैं कि आपको चाहिए ही है। जब आप इश्यूज़ की बात करेंगे, जब आप इन नैरेटिव्स को उखाड़ के साइड पे करेंगे और कहेंगे कि हमारे मसाइल हल करके दो, ये मंजन और चूरन बाद में बेचना हमें, तब मसाइल हल होना शुरू होंगे। तो ये इस्लामिक टच की जो पॉलिटिक्स है, ये तभी ख़त्म हो सकती है जब पाकिस्तान में एक ऐसी रियासत की बुनियाद रखी जाए जो कि इंसानी हकूक़ को मुकद्दम समझे, ना कि आपको खुश करने के लिए आपको बेवकूफ़ बनाए मज़हब का इस्तेमाल करके। थैंक यू।